हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। अनलॉक 2 भी हो गया, लेकिन आपका क्लास अभी खुला नहीं है, ना ही कोई कोचिंग, ना ही स्कूल, ना ही कॉलेज। सो आप लोग ऑनलाइन ही स्टडी करें, ठीक है। जो पीडीएफ डालते हैं उसको नोट करते जाएं। आज आप लोगों को हम चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, इसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लास्ट हो जाएगा। इससे पहले 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको हमने बता दिया है। पहला था ऐच्छिक वाष्प दाब अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक उन्नयन। और तीसरा हिमांक अवनमन। ये 3 हो गया है। आज आपको चौथा बता रहे हैं प्रासरण एवं प्रासरण दाब। एक्चुअली प्रासरण दाब होता है, ठीक है। इसके पहले कुछ टर्म्स होते हैं, उसको मैं बताऊंगा प्रासरण के बारे में, तब प्रासरण दाब क्या वो क्लियर समझ में आ जाएगा, जिसको हम ओस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको समझने से पहले आपको एक पॉइंट और समझना होगा, जिसको बोला जाता है शॉर्ट वेव में एसपीएम। एसपीएम का पूरा नाम होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यदि इसका हिंदी देखेंगे, देख लेंगे, अर्ध पारगम्य झिल्ली। सो गाइस, अब ये सेमी परमिएबल है क्या चीज, उसके बारे में जानना जरूरी है। तो उसको बताने से पहले आपको ये टर्म याद रहना जरूरी है, विलियम के बारे में। तो विलियम बनता कैसे पता होगा। इसमें 2 घटक होते हैं, एक विलायक होता है, दूसरा क्या होता है, विलय होता है। ये दोनों के मिलने से क्या होता है, विलियन बनता है। अब दोनों के साइज की बात करें, इसका साइज छोटा होता है, इसका साइज छोटा होता है, इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इसको याद रखना, विलायक के अणु का साइज छोटा होगा और विलय के अणु का साइज बड़ा होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो समझाने वाले हैं वो क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा। सेमी का मतलब होता है छोटा छोटा, परमिएबल का मतलब हो ये जान लो परमिशन होता है, मेम्ब्रेन का मतलब जान लीजिए छिद्र या हॉल या नेटवर्क हॉल होता है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर देखते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली, यानी कि वैसी छोटी छोटी झिल्ली होगी जिससे कुछ आर पार होने के लिए परमिशन दिया जाता है। अब आपको बताना है छोटा सा हॉल है और उतना छोटा हॉल है कि जिससे छोटा ही कण जा सकता है, बड़ा कण नहीं जा सकता है। तो आपको बताना है अब ये दोनों में कौन जा सकता है झिल्ली के आर पार। तो छोटा जो होगा वो चला जाएगा, लेकिन जो बड़ा होगा वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो कौन छोटा है, विलायक छोटा है, तो विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली के आर पार आ जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप याद रखेंगे, विलियन से यदि हम किसी चीज को निकालेंगे, विलियन से यदि हम विलायक को निकालेंगे तो उसके लिए जरूरत पड़ेगा किसका, एसपीएम का, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब एक उदाहरण देते हैं, घरेलू उदाहरण। आपके घर में चाय बनता होगा, सबके घर में बनता है। जब चाय बनाया जाता है और उसको जब छांका जाता है छन्ना से, तो उससे केवल और केवल क्या निकलता है, उससे केवल और केवल चाय का कलर निकलता, पत्ती नहीं निकलता। पत्ती क्या होता है, ऊपर ही रह जाता है, छन्ना के ऊपर ही रह जाता है। उसी तरह से आप ये आइडिया लगाइए, ये जो विलायक है ये एसपीएम से आर पार हो जाएगा, लेकिन विलय नहीं होगा, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है। समझ में आ गया होगा गाइस। जिसका साइज बड़ा होगा वो एसपीएम से आर पार नहीं होगा, जिसका साइज छोटा होगा वो एसपीएम से आर पार हो जाएगा। अब ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है क्या चीज, इसको समझिए। वे झिल्ली जिससे केवल विलायक के अणु आर पार हो सकते हैं, तो उसे एसपीएम कहा जाता है।
शॉर्ट में हमने एसपीएम लिखा, ठीक है। अब एसपीएम कई सारे होते हैं जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को नेचुरल एसपीएम और दूसरा जो होता आर्टिफिशियल एसपीएम। अब नेचुरल एसपीएम क्या है, आर्टिफिशियल एसपीएम क्या है, इसको समझिए। नेचुरल एसपीएम जो नेचुरल सोर्स से प्राप्त किया जाता है, यानी वैसा अर्धपारगम्य झिल्ली जो केवल और केवल किसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है, उसको हम लोग नेचुरल एसपीएम बोलते हैं। जैसे आप देखिए स्किन के छोटे छोटे हॉल होते हैं और इतने छोटे छोटे हॉल होते हैं उससे पसीना बाहर आता है। तो स्किन क्या है, ये नेचुरल एसपीएम है, इसको तो हम बना नहीं सकते हैं, है ना, ऑलरेडी ये नेचुरल है। दूसरा, आप कोशिका झिल्ली के बारे में जानते होंगे, जो बायो के स्टूडेंट्स होंगे, मैथ के भी स्टूडेंट्स 9th में पढ़े होंगे। कोशिका झिल्ली से भी बहुत सारे लिक्विड आर पार होते हैं, तो कोशिका झिल्ली को तो हम नहीं बना सकते हैं, नेचुरली है वो ऑलरेडी, तो कोशिका झिल्ली हो जाएगा। शुगर या बकरे का पर्चमेंट होता है, वो भी शुगर या बकरे का पर्चमेंट जो होता है उसको तो हम लोग नहीं बना सकते, ऑलरेडी नेचुरल है वो। तो ये सब नेचुरल एसपीएम के अंतर्गत आता है। अब आर्टिफिशियल एसपीएम क्या है, सेलुलोज को लेकर के केमिकली मेथड से सेलुलोज एसीटेट बनाया जाता है। या आप सबसे बेहतर एग्जांपल देखिए Cu2Fe(CN6), ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल एसपीएम है और ये पूछा जाता है, ठीक है। वैसे तो इसमें होता है सेलुलोज एसीटेट भी होता है, अब ये आर्टिफिशियल एसपीएम के अंतर्गत बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन ये मोस्टली वीवीआई है, ये पूछा जाता है और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो आपको 9th चैप्टर में क्लियर बताएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब बताएंगे तो इसमें ये क्लियर फॉर्मेशन होगा, ये बनता कैसे है उसको जानना जरूर। फिलहाल अभी याद रखेंगे ये आर्टिफिशियल एसपीएम है, Cu2Fe(CN6), सेलुलोज एसीटेट आर्टिफिशियल एसपीएम है, सेलोफेन आर्टिफिशियल एसपीएम है। बकरे और शुगर का पर्चमेंट ये नेचुरल मात्रा है, कोशिका झिल्ली नेचुरल मात्रा है, हमारी स्किन ये सभी नेचुरल मात्रा, ठीक है। सो गाइस ये इसलिए बताया क्योंकि अभी आपको प्राचरण के बारे में बताना है, ठीक है। तो प्राचरण को जानने के लिए हमको किसको जानना जरूरी है, एसपीएम को, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को। तो प्राचरण की क्रिया में ये होना जरूरी है, इसके बिना प्राचरण नहीं होगा, इसलिए आपको हमने एसपीएम के बारे में बताया। सो गाइस समझ गए होंगे ये क्या। अब प्राचरण क्या है उसको समझिए। तो प्राचरण को समझने के लिए आपको एसपीएम को समझना था। एसपीएम तो समझ गए, एक झिल्ली होती है जिसे केवल विलायक के किनार पर होते हैं। अब प्राचरण को हम समझा रहे हैं, उसको कंटिन्यू आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उसको देखेंगे। पहला जो कंडीशन है वो केवल लिक्विड होना चाहिए, ठीक है, ये गैस में नहीं होगा। दूसरा कंडीशन, इसके लिए जरूरत होता है एसपीएम का, ये भी एकदम जरूरी है। तीसरा कंडीशन, सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, तनु होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, ये डायरेक्शनल फॉर्म में होते हैं, बिना डायरेक्शनल फॉर्म में नहीं होते हैं। ये चार कंडीशन जब आपको याद रहेगा तो आप आसानी से प्राचरण के बारे में समझ जाओगे, ठीक है। अब डिफाइन कर रहे हैं, लुक एट, जब निम्न सांद्रता वाले बिलियन से विलायक एसपीएम द्वारा उच्च सांद्रता वाले बिलियन की ओर प्रवाह होता है, तो उसे या इस परिघटना को होता है, तो इस घटना को प्राचरण कहा जाता है, ठीक है। क्या कहता है, प्राचरण कहा जाता है। इसके लिए कंडीशन क्या होता है, ये लिक्विड में होता है ना, ये सॉल्यूशन,
और दूसरा क्या है कि एसपीएम भी इसमें होना जरूरी है। देखिए एसपीएम है, डाइल्यूट होना चाहिए, तनु होना चाहिए। देख रहे हैं निम्न सांद्रता, तनु विलयन है ये। दिशात्मक, किधर से किधर, निम्न से है ना उच्च की ओर जा रहा है, निम्न सांद्रता से कहां जाएगा, उच्च सांद्रता की ओर। तो ये 4 पॉइंट्स इसमें आ गए, ठीक है। अब इसको हम फिगर द्वारा क्लियर करते हैं। एक बर्तन लेते हैं, ठीक है, और बर्तन में हम विलायक को भर देते हैं। बर्तन में हम विलायक को भर दिए, ओके। अब क्या करते हैं, इसमें हम एक उल्टा थ्रिसल कीप एडजस्ट करते हैं, ठीक है। इस थ्रिसल कीप को हम उल्टा करके एडजस्ट करते हैं और इसमें मुंह पर हम एसपीएम लगा दिए। एसपीएम सबको समझ में आ रहा है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। और इसमें 1 बिलियन को डाल देते हैं। ये बिलियन CuSO4 का, कोई भी बिलियन डाल सकते हैं, हमने CuSO4 को डाला है। आपकी मर्जी हो, आप कोई भी डाल सकते हैं, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है, यही बिलियन डालना जरूरी है। हम इसमें केवल शो कर रहे हैं कि ये CuSO4 का हमने इसमें बिलियन डाला। और ये जो ये क्या विलायक है, याद रखना ये क्या है, विलायक है, ओके। अब आपको बताना है विलायक कहां जाना स्टार्ट करेगा एसपीएम द्वारा। विलायक जो है ये विलियन की ओर जाना स्टार्ट कर देगा, किसके द्वारा, एसपीएम के द्वारा। हमने आपको अभी जस्ट कहा है कि एसपीएम से केवल क्या चाहिए, विलायक के अनुवार पार होते हैं, और वो भी कहां, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता वाले विलियन की ओर होगा। तो अब ये विलायक जाना स्टार्ट कर दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा कि इसका लेवल ऊपर होगा, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेगा। देखिए दूसरा हम फिगर बना रहे हैं, देन क्लियर हो जाएगा। हमने इसमें थ्रिसल कीप को एडजस्ट किया था उल्टा, ठीक है, और इसके मुंह पर क्या लगा दिए, एसपीएम। एसपीएम लगा हुआ है और इसमें भरा हुआ पहले से क्या है, इसमें भरा हुआ था विलायक, विलायक भरा हुआ था, ठीक है। अब आपको बताना थ्रिसल कीप में क्या था भरा हुआ, बिलियन, बिलियन, ठीक है। आप देखेंगे ये इसका जो लेवल है, विलायक का लेवल घटेगा, इसका लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो भाई ये जा कहां रहा विलायक, ये जा रहा है एसपीएम के द्वारा उच्च सांद्रता वाले में। ये लास्ट फेज हो गया, इससे ऊपर जाएगा ही नहीं। तो देख रहे हैं यहाँ बिलियन कम था, यहाँ पर बिलियन बिल्कुल ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब इसके अंदर किसका अणु गया होगा, विलायक का अणु गया होगा, ठीक है। इसी क्रिया को तो हम लोग प्रासरण बोलते हैं, सिंपल है ना। अब देखते हैं एसपीएम के द्वारा यदि विलायक के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता विलयन में प्रवेश करता है, तो इस क्रिया को हम लोग प्रासरण बोलते हैं। सो गाइस समझ गए होंगे, फिर से एक बार देख लीजिए इसको, एक बार नहीं 2 बार रिपीट करके देखिए, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ये प्रारंभिक फेज है और ये लास्ट फेज है जिसमें प्रासरण की क्रिया हुआ है। अब प्रासरण की क्रिया के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है, वो आपको हमने बता दिया, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट, प्रासरण का जस्ट अपोजिट होता है विसरण, डिफ्यूजन। कभी कभी दोनों में अंतर पूछा जाता है, किसमें किसमें, प्रासरण में और विसरण में अंतर पूछा जाता है, ठीक है। तो दोनों का कंडीशन है जस्ट अपोजिट होगा। इसका कंडीशन देखिए क्या है, लिक्विड है, इसका कंडीशन क्या होगा, गैस होगा, ये गैस में होता है, ठीक है। इसका देखिए क्या एसपीएम है, इसमें एसपीएम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं गैस में बहुत, ये जो गैस के एनवायरनमेंट है इसमें बहुत सारे गैसों का मिश्रण है जो कहीं से कहीं मूव कर सकता है, ठीक है। अब देखेंगे ये क्या डाइल्यूट है, इसमें जरूरी नहीं है डाइल्यूट का होना, दोनों में हो सकता है, कंसंट्रेट में भी हो सकता है और डाइल्यूट में भी हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या डायरेक्शनल फॉर्म में होता है। अब आप ये बताइए यदि पूरब से पश्चिम साइड की हवा जा रही है तो गैस जो है आपका क्या पूरब की ओर आएगा, अपोजिट साइड तो नहीं आएगा, ये हवा के साथ जाएगा, कभी पूरब से पश्चिम, कभी पश्चिम से उत्तर, कभी उत्तर से दक्षिण। इस तरह से इसका डायरेक्शनल भी जरूरी नहीं है, ये दिशात्मक भी नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है ना कि इसको हम इस क्रिया को एक्स्ट्रा प्रेशर लगा करके रोक सकते हैं। अब कहोगे कैसे, जैसे ये विलयन, ये विलायक जो है अंदर प्रवेश कर रहा है, अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर प्रवेश, इसके अंदर एक दाब लगाएंगे, इसके अंदर, किसके अंदर,
ये थिस्लिकीव के अंदर एक दाब लगाएंगे, आगे क्लियर करेंगे। ये थिस्लिकीव के अंदर ऐसा दाब लगाएंगे जो विलायक इसमें प्रवेश नहीं करे। किसमें? विलियन में। जब विलियन में प्रवेश नहीं करेगा तो सिंपली इसके अंदर से एक दाब आरोपित करना पड़ेगा, और यह दाब आरोपित जब करेंगे यहाँ पर तो आप ये आइडिया लगा लीजिए कि ये प्रासरण की क्रिया रुक जाएगी। लेकिन याद रखेंगे प्रासरण की क्रिया को हम क्या कर सकते हैं? अतिरिक्त दाब लगा करके रोक सकते हैं, लेकिन इसको हम अतिरिक्त दाब लगाकर नहीं रोक सकते हैं। सो गाइस समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस, एक में यस दूसरा में नो। तो हमने अभी जितना बोला सबको आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। प्रासरण और विसरण में डिफरेंस भी देख लिए होंगे। ये केवल और केवल लिक्विड में होता है, और ये लिक्विड और गैस दोनों के लिए पॉसिबल है, ठीक है। ज्यादातर गैस में ही होता है। तो आप ये दोनों में डिफरेंस जरूर लिख करके स्क्रीनशॉट दे करके कमेंट बॉक्स में देना। और भी इसमें कोई क्वेश्चन हो आप जरूर पूछना है। एसपीएम से क्वेश्चन रहेगा आज के वीडियो में, और ये ऑस्मोसिस से रहेगा आज के वीडियो में, डिफ्यूजन से रहेगा आज के वीडियो में। अब चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है उसके बारे में, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सो गाइस इसका फटाफट आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ेंगे, ओके। सो गाइस अब जो आपको बताएंगे वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो चौथा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे छोटा टॉपिक है ये, ठीक है। आप देखते हैं ये ऑस्मोटिक प्रेशर कहां पर अप्लाई होता है? इसको प्रासरण या परिसारक दाब भी कहा जाता है, ओके। सो गाइस सबसे पहले आप ये जानिए ऑस्मोसिस ग्रीक वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है ऑस्मोस। ऑस्मोस का मतलब होता है धकेलना, यानी धकेलने की क्रिया इसमें होती है, और उस धकेलने की क्रिया को रोकना है। तो कैसे रोकेंगे? तो अभी आपको हमने जस्ट बताया, जरूरत होगा एसपीएम का, हम साइड में लिख देते हैं। एसपीएम से केवल क्या बाहर आ जा सकता है? विलायक, याद है, ठीक है। और प्रासरण के लिए किसकी जरूरत होगी? एसपीएम की होगी कि नहीं होगी? देखिए अब आपको यदि ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा, तो ये समझने में कुछ भी नहीं है। हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं। सबसे पहले आप प्रासरण को एक बार फिर से समझिए। इसमें हम बीच में लगा देते ये एक झिल्ली। कौन सा झिल्ली है? सबको समझ में आ रहा है? अर्धपारगम्य में झिल्ली है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक साइड हम रख देते हैं विलायक, सॉल्वेंट। ये क्या है? मेरा विलायक है। और ये साइड किसको रखते हैं? विलियन को, ठीक है। किसको रखते हैं? विलियन को। अब देखिए विलायक का एक कण एसपीएम द्वारा विलियन की ओर आने स्टार्ट कर देगा। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रासरण। याद रखना, प्रासरण किसकी जरूरत होती है? एसपीएम की। तो विलायक के कण कहां जाना स्टार्ट कर दिया? विलियन की ओर जाना स्टार्ट कर दिया। अब हम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेंगे, अतिरिक्त बल इस पर लगाएंगे। देखिए कहां लगता है? एक्सटर्नल फोर्स। और जहां पर एक्ट होगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा प्रेशर, ये हमारा सॉल्यूशन है इस साइड, ठीक है। और ये हमारा सॉल्वेंट है, ये विलायक है, और ये विलियन है। तो क्या करते हैं आपको बताना है। और ये एसपीएम है कि हम को विलायक के प्रवाह को रोकना है। यानी विलायक ए साइड से किधर जा रहा है? बी साइड की ओर जा रहा है। तो विलायक का प्रवाह ए साइड से बी साइड की ओर जा रहा है। तो सिंपली है कि हमको बी साइड की ओर प्रेशर लगाना होगा। प्रेशर लगाना होगा। जैसे प्रेशर इस पर लगाएंगे
ठीक है। तो ये प्रेशर जो है किस पर एक्ट करेगा, एसपीएम पर। अब एसपीएम के छोटे छोटे जो छेद होते हैं जिससे क्या आर पार होता, विलायक। अब ये विलायक, अब बताओ इस पर प्रेशर लगा रहा तो क्या विलायक इधर से इधर जाएगा, नहीं जाएगा, जाना बंद हो गया। तो हमने जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है, ठीक है, और जिसके कारण ओस्मोसिस का क्रिया रुक गया, उसी प्रेशर को हम लोग ओस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। उसी प्रेशर को क्या बोलेंगे, ओस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। और इसको किससे डिनोट किया जाएगा, पाई से। पाई का मतलब ये नहीं समझना कि 22/7 या 3.14 मैथ के लिए नहीं, ये मैथ के लिए यूज होगा। यहाँ पर हम बिलियन में चलेंगे, प्रासरण दाब को पाई से डिनोट करते हैं। और ये कब होता है, जब प्रासरण की क्रिया को हम बाह्य दाब लगा करके रोक देते हैं, तो जितना दाब हम लगाए हैं वो दाब किसके बराबर होगा, प्रासरण दाब के बराबर होगा। सबको समझ में आ गया। प्रासरण दाब को मापने के लिए किसकी जरूरत होती है, मैनोमीटर की। याद रखना, किसकी जरूरत होगी, मैनोमीटर की। ठीक है, जिस तरह से आप जानते हो वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं, उसी तरह से मैनोमीटर से किसको मापेंगे, प्रासरण दाब को। नाउ रिपीट अगेन, प्रासरण दाब किसको बोलेंगे, प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए हम जो बाह्य दाब विलयन पर लगाए और ये विलयन द्वारा होते हुए एसपीएम पर दाब आरोपित हुआ, तो एसपीएम पर जितना दाब आरोपित हुआ होगा उसी दाब को हम लोग प्रासरण दाब बोलेंगे। सबको समझ में आ गया। इसको किससे डिनोट करते हैं, पाई से। अब देखिए यहाँ पर हम ए का और बी का, यदि इस सिचुएशन में देखते हैं ए का और बी का दोनों का इक्विलिब्रियम स्टेट सेम टू सेम हो गया, दोनों का साम्य सेम टू सेम हो गया, इसका मतलब किसके द्वारा हुआ, प्रासरण दाब के द्वारा हुआ। दोनों के तल का किसी का भी इक्विलिब्रियम ज्यादा कम नहीं होगा। ठीक है, अब सवाल है कि प्रासरण दाब ये डिपेंड है सेम टू सेम गैस के आधार पर। जैसे कि आप पढ़े हैं आइडियल गैस इक्वेशन, एज यू नो दैट अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी। सबको याद है ये इक्वेशन, नहीं याद है लास्ट में हम इलैबोरेट करेंगे, पहले यहाँ देख लो। जहां पर P है ये गैस के लिए प्रेशर है, इसको हटा करके यदि हम लगाते हैं ये फॉर गैस, ये क्या हो जाएगा फॉर लिक्विड, तो क्या हो जाएगा पाई V इज इक्वल टू एनआरटी। बस यही आपको करना है। अब देखते हैं यहाँ पर ये पाई है उस साइड जाएगा, तो पाई बराबर एन बाई वी इंटू आर टी। विलेय का मोल और विलयन का आयतन आप याद करो, लेक्चर 3 में कंसंट्रेशन बताए थे जिसमें वॉल्यूम आता है। विलेय के मोल 1 लीटर विलयन के आयतन में जितना घुला होगा उसको आप क्या बोलोगे, मोलरता, m इंटू आर टी। ये मोलरता ही आपका क्या है, कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, तो पाई बराबर सी आर टी। ये भी इक्वेशन है आपका। ठीक है, अब ये इक्वेशन आया कैसे इसको समझना जरूरी है। ठीक है, देखिए हम इस साइड में आपको बता रहे हैं, सबको कलम कॉपी से जितना भी चीजें नोट करते जाओ। अब ये आया कहां से, बॉयल के नियम में चलते हैं, बॉयल्स लॉ में यदि चलते हैं तो क्या होता है, प्रेशर जो होता है वॉल्यूम के अपोजिट होता है। प्रेशर जो होता है वॉल्यूम के अपोजिट होता है, कब, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। कब होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है ऐसा। ठीक है, अब इसको आप ऐसे, या भी जो होता है अपोजिट होता है प्रेशर का, कब, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। याद रखना, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। इक्वेशन इसको फर्स्ट करो। दूसरा क्या है, चार्ल्स ने क्या बताया था कि उसका जो आयतन होता है, गैस के अणुओं का आयतन जो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के समानुपाती होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा। लेकिन कब होगा, जब इसका प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, ऐसे इक्वेशन होगा। ठीक है,
इक्वेशन इसको 2 सपोज कर दीजिए, ये बॉयल का हो गया, ये चार्ल्स का हो गया। तीसरा जो होता है वो प्रेशर टेम्परेचर लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे तो टेम्परेचर भी मेरा बढ़ेगा। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस कणों का प्रेशर उतना बढ़ेगा। आप ऐसा भी पढ़े हैं प्रेशर टेम्परेचर के रूल में। इक्वेशन इसको 3 सपोज कर लो। अब लास्ट जो है वो भी आपको मैं दिखाता हूं, एवोगाड्रोस का लॉ। एवोगाड्रोस लॉ, जितना अणु बढ़ेगा प्रेशर उतना बढ़ेगा। सपोज दैट हम 10 अणु लेते हैं एक बर्तन में और एक में 15 अणु लेते हैं, गैस अलग अलग है, तो दोनों का प्रेशर अलग अलग होगा, लेकिन याद रखेंगे अणु की संख्या बढ़ेगी तो प्रेशर भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो यानी कि P प्रोपोर्शनल होगा N नंबर ऑफ मोल के। कब होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसा रहेगा तब होगा। ठीक है। सो गाइस इसको इक्वेशन 4 कर लो। जो P वाला टर्म एक साइड है उसको एक साइड ले लो, इसको एक साइड ले लो। देख लो बॉयल के नियम हमेशा दिया हुआ है और प्रेशर टेम्परेचर के लॉ हमेशा दिया हुआ है, एवोगाड्रोस का लॉ हमेशा दिया हुआ है। जिस इक्वेशन में P एक साइड है सबको एक साइड ले लो, कहीं परेशानी आपको नहीं होगी। क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 3 एंड 4 क्या लिखोगे, P उल्टा है V का, दूसरा P समानुपाती है T का, इंटू T समानुपाती दिया लगा हुआ है, इंटू P किसका, N का। तो हमने यहाँ पर N को नोट कर दिया, समानुपाती यहाँ लगा हुआ है। अब जैसे जैसे जो टर्म है उसको एक साथ लिख लीजिए, क्या होगा, P इंटू क्या चीज, P इंटू V, ये भागा भी सड़ा के गुणा में, समानुपाती T इंटू क्या चीज N। देखिए V समानुपाती T, V समानुपाती T किसमें, चार्ल्स का नियम है, आया है कि नहीं है। इसलिए आपको कहीं कुछ नहीं करना, अब इसको हटा देना है, लगाना, क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू N इंटू R इंटू T, R इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू होती है 0.082 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल, याद रखना। सो गाइस देखिए यही तो हमको यहां से उठा करके डायरेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन याद रखें, कितना इजी है। तो आपको ये 11 में दिया हुआ है स्टेट ऑफ मैटर में, ठीक है, उसका भी वीडियो बनाएंगे तो उसका भी देख लेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पर हमने शॉर्टकट निकाल दिया क्योंकि क्वेश्चन करता है ये आया कहां से, तो वो वहां से आया है। अब यहाँ पर प्रेशर जो था इस प्रेशर को हटा करके हमने इस प्रेशर को लगा दिया प्रासरण दाब को, वो गैस के लिए है और ये किसके लिए है, बिलियन में लिक्विड बिलियन के लिए है। तो पाई भी बराबर है RT, यहाँ P भी बराबर RT है, ये भी प्रेशर है ये भी प्रेशर है। ठीक है, यहाँ देखते हैं P बराबर N बाई V मोल, और ये आयतन मोल आयतन मोलरता में आ जाता है, मोलरता कंसंट्रेशन है, इसको CRT लिख सकते हैं। सो गाइस इस तरह से आप समझ गए होंगे, ये छोटा टॉपिक था लेकिन काफी इंपॉर्टेंट था। इसका मैं जो PDF भेजूंगा उसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है, और इसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको बिल्कुल याद रखेंगे। आगे इस पर आपको अभी क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाना है। नाउ स्टार्ट। सो गाइस पहला क्वेश्चन है 300 केल्विन पर 1 बिलियन का प्रासरण दाब 0.082 एटीएम है, इसकी सांद्रता क्या होगी। आपको फार्मूला बताया है पाई बराबर CRT, ठीक है। R का वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पर 0.0821। प्रासरण दाब निम्न में से किस संबंध द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप पाई बराबर P का भी यूज करके बताएंगे, 4 ऑप्शन में से एक सही है। क्वेश्चन नंबर 3, अर्ध पारगम्य झिल्ली से केवल आर पार हो सकता है। आप यदि लेक्चर देखे होंगे तो इसमें से एक जवाब सही है, आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट 4, CO2 FeCN6 एक प्रकार का यौगिक है, तो इसमें से एक ऑप्शन सही है, आपको जवाब देना है। लेक्चर देखे होंगे तो आप जरूर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल पोर्शन है,
जो 1 के जैसा है। 273 केल्विन पर 0.1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले विलयन का प्रासरण दाब होगा। तो वही फार्मूला इसमें भी यूज होगा, पाई बराबर CRT का। यदि आप लेक्चर शुरू से देखे होंगे तो आप बना लेंगे। ओके, सो गाइस, लेक्चर 14 आपका एंड हो गया सॉल्यूशन का। 4 हमने आपको अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बता दिए हैं। आप चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ लिया बहुत अच्छे तरीके से। एक बार नहीं 2-3 बार रिपीट कर लो। पीडीएफ को 100% नोट कर लो। जो ग्रुप में भेजा जाता है, जो ग्रुप में नहीं हो फटाफट से ऐड हो जाओ। और दूसरी बात कि जितना भी आपको पढ़ाते हैं उसको कंसियस होकर के देखिए वीडियो को। एक बार नहीं 2 बार देखिए, लेकिन आराम से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कोशिश मेरी रहती है कि जितना शॉर्ट हो उतना आपको बता दें, वो बता ही देते हैं। तो जितने ही बच्चे हैं, अनलॉक 2 हो गया, फिर भी आपका क्लास नहीं खुला तो घर में ही पढ़ें। जब आपका क्लास ओपन होगा तो आपको बिल्कुल फेस टू फेस अगेन समझा दिया जाएगा, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ें। बाय बाय।